नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि क्या सच है, क्या झूठ है और कौन सी ऐसी अफवाहें हैं जो कि कोरोना वायरस को लेकर फैलाई जा रही हैं। और हम आपके लिए बड़े बड़े नामी गिरामी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की इंटरव्यूज भी लेकर आते हैं। आज हम बात करते हैं सबसे पहले ब्रिटेन की, क्योंकि वहां पर यह खबर छपी है, फाइनेंशियल टाइम्स वहां का एक नामी गिरामी अखबार है, जिसके मुताबिक कि अब यूके में एक खास तरह की क्लिनिकल ट्रायल की जाएगी जिसे कहा जाता है चैलेंज ट्रायल, यानी कि वॉलंटियर्स को वैक्सीन देने के बाद उनके अंदर कोरोना वायरस को डाला जाएगा, ये देखने के लिए कि आखिर ये वैक्सीन कितनी कारगर है। इन वॉलंटियर्स को इसकी जानकारी होती है, इन्हें चैलेंज ट्रायल कहते हैं, यानी कि आपके शरीर को चैलेंज किया जाता है। इसमें यह तय होता है कि जिसको भी वैक्सीन दी गई है उसको ये कोरोना वायरस दिया ही जाएगा, जो कि दूसरी ट्रायल्स में नहीं होता है। दरअसल ये जो खबर छपी है उसके बाद यूएस का एक एडवोकेसी ग्रुप है जो कि इसको सपोर्ट करता है चैलेंज ट्रायल को, वन डे सूनर, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है और कहा है कि ऐसा होने वाला है, लेकिन अभी सरकार की तरफ से वहां से कुछ खास नहीं कहा गया है। हम आपको समझाते हैं कि आखिर ये ह्यूमन चैलेंज ट्रायल होती क्या है। दरअसल इंसानी शरीर में पहले तो वैक्सीन दी जाती है, यानी कि वॉलंटियर्स को सबसे पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन दे दी जाएगी क्लिनिकल ट्रायल के तहत। उसके बाद वैक्सीन जब आपके अंदर है तो आपके अंदर वायरस डाला जाएगा, आपको वायरस से एक्सपोज किया जाएगा। ये वॉलंटियर्स ही होंगे जिनके साथ ये किया जाएगा, उनको इस बात की पूरी जानकारी होगी कि उनके साथ ऐसा किया जा रहा है, वो खुद इसके लिए रजिस्टर करेंगे। लेकिन किस तरह की होती है ये ट्रायल, क्या ये एथिकल है, क्या ये सही है, इसका खतरा कितना है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सायंतन बनर्जी जुड़ गए हैं, जो कि संक्रामक रोग विशेषज्ञ हैं, आईसीएमआर और WHO से भी पूर्व कंसल्टेंट रहे हैं। सायंतन बनर्जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर बनर्जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आप भी सपोर्ट करते हैं चैलेंज ट्रायल्स को, लेकिन क्या चैलेंज ट्रायल्स इन्हें अगर किया जाता है तो इसमें प्रक्रिया क्या रहेगी, है क्या ये? देखिए, ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स को समझने के लिए मैं एक छोटे से बता देता हूँ ह्यूमन चैलेंज ट्रायल है क्या। ह्यूमन चैलेंज ट्रायल ये है कि आमतौर से अगर आप वैक्सीन को फेज 3 ट्रायल में देखना चाहते हैं तो फेज 3 ट्रायल का एक ही उपाय है कि आप मान लीजिए 10,000 लोगों पे टेस्ट कर रहे हैं, उसमें 5,000 लोगों को आप वैक्सीन दे रहे हैं और 5,000 लोगों को आप कुछ नहीं दे रहे हैं, कंट्रोल दे रहे हैं या दूसरा कोई वैक्सीन दे रहे हैं जो कोविड के लिए नहीं है। और ये जो टोटल 10,000 लोग हैं, इनको आप नहीं बता रहे हैं कि आप किसको वैक्सीन दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे। ये है ट्रेडिशनल फेज 3 ट्रायल। और वैक्सीन देने के बाद और वैक्सीन नहीं देने के बाद ये जो कुल मिला के 10,000 लोग हैं, इनको आप कुछ समय के लिए फॉलो करते हैं, जो 3 महीना हो सकता है, 6 महीना हो सकता है, साल भर भी हो सकता है। और फिर आप देखते हैं कि नेचुरल ट्रांसमिशन में जिनको आपने वैक्सीन नहीं दिया उनमें से कितने लोगों को हुआ है और जिनको आपने वैक्सीन दिया उनमें से कितने लोगों को कोविड हुआ है। यह है नॉर्मल फेज 3 ट्रायल। ह्यूमन चैलेंज ट्रायल, इसीलिए हम ह्यूमन चैलेंज ट्रायल की एडवोकेसी कर रहे हैं, उसका कारण ये है कि जो स्थितियों में फेज 3 ट्रायल स्टार्ट हुआ है उसमें इसका कोई गारंटी नहीं है कि नॉर्मल तौर से, आम तौर से लोगों को कितना दिन में इन्फेक्शन होगा जिनको वैक्सीन नहीं दिया गया है या जिनको वैक्सीन दिया गया है। और जिनको वैक्सीन दिया गया है उनको भी वायरस का एक्सपोजर हुआ है कि नहीं हुआ है ये भी समझ में नहीं आएगा। जिनको वैक्सीन दिया गया है वो अगर घर पे बैठे रहे हैं और जिनको वैक्सीन नहीं दिया गया है वो अगर रूटीनली काम पे आए तो इस ट्रायल में एक बायस होने की संभावना है। और ह्यूमन चैलेंज ट्रायल में हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हम यंग इंडिविजुअल्स को चूज करेंगे, उनको स्क्रीन करेंगे 20 से 29 साल के एज के अंदर, और उनको स्क्रीन करेंगे कि उनको कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं है। और ऐसे इंडिविजुअल्स को पहले वैक्सीन दिया जाएगा, उसके 1 महीने बाद दोबारा उनका स्टेटस चेक करने के बाद छोटे से डोज पे कोविड वायरस को एक्सपोज किया जाएगा इनको। और ये कोविड वायरस लेने के बाद इनको ऑब्जर्व किया जाएगा, 2 दिन बाद से इनको आरटीपीसीआर किया जाएगा और बीमारी होने से पहले ही देखा जाएगा कि वैक्सीन के असर से इनको इन्फेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन्फेक्शन और बीमारी में अंतर है। इसमें यह देखा जाएगा कि इन्फेक्शन मतलब कोविड की बीमारी इन्फेक्शन होने के बाद, आरटीपीसीआर पॉजिटिव होने के बाद अगला 1 हफ्ता चलने के बाद सीवियर न्यूमोनिया, एआरडीएस वगैरह होने की संभावना है। नंबर 1, हम रेगुलरली इनको ऑब्जर्व करेंगे
और इनको जैसे ही इन्फेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा ट्रीटमेंट चालू कर देंगे रेमडेसिविर और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से, और इनको प्रोग्रेसिव बीमारी तक नहीं पहुंचने देंगे। चलिए, आप कह रहे हैं कि इन वॉलंटियर्स को उस बीमारी की हद तक नहीं पहुंचने देंगे, लेकिन फिर भी आप उनको वायरस दे रहे हैं, इसका रिस्क तो है ही। ये सारे यंग इंडिविजुअल्स होंगे 20 से 29 के अंदर और कोमोर्बिडिटी नहीं होंगे, ताकि इनको इस बीमारी से मरने का रिस्क बहुत कम हो। हमने कैलकुलेट करके देखा हुआ है कि इसका मॉर्टेलिटी रिस्क जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रिस्क है, और अर्थात कि आप जैसे कोई भी महिलाएं जो माता होने की डिसीजन लेते हैं, तो माता होने के बाद बेबी डिलीवरी के टाइम पे जो मॉर्टेलिटी का रिस्क होता है, उससे भी कम रिस्क में ये ट्रायल हम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ये इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स को हमने इकट्ठा किया हुआ है। हमारा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वन डे सूनर करके एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ओपन कॉल गया था, जिसमें 40,000 के ऊपर वॉलंटियर्स, यंग वॉलंटियर्स इस ह्यूमन चैलेंज ट्रायल में नोटिफाई किए हैं। तो ये ह्यूमन चैलेंज ट्रायल अगर कोई भी देश एक्सेप्ट करता है कि इसको करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत की नागरिकों, सपोज भारतवर्ष ने डिसीजन लिया कि ह्यूमन चैलेंज ट्रायल हम करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के नागरिकों को ऊपर ये चैलेंज ट्रायल होगा। इसका ये मतलब है कि जैसे ओलंपिक्स एक इंटरनेशनल इवेंट होता है, वैसे एक हॉस्पिटल भारत प्रोवाइड करेगा, जिसमें पूरे देश से ये 50 या 100 ह्यूमन चैलेंज वॉलंटियर्स आएंगे, जो रिस्क को समझ रहे हैं, सब कुछ समझने के बाद जो इसमें एंटर कर रहे हैं। पूरे पृथ्वी से ये वॉलंटियर्स आएंगे, पूरे पृथ्वी से इम्यूनोलॉजिस्ट और क्लिनिकल ट्रायलिस्ट आएंगे, और आने के बाद भारतवर्ष में ये एक इवेंट सा होगा। तो पहली बात ये है कि रेगुलेटर्स में अगर आप इंटरनेशनल वॉलंटियर्स आता है, रेगुलेशन जिस देश में ये ह्यूमन चैलेंज ट्रायल किया जाएगा उसका जो ड्रग कंट्रोलर है, जैसे यूएस में होगा तो यूएस का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड FDA, अगर इंडिया में होगा तो इंडिया का ड्रग कंट्रोलर जनरल DCGI जो है, इनका अप्रूवल होना चाहिए। और उसके बाद ये हम जो प्रपोज कर रहे हैं, ऐसे तरीके से अगर किया जाएगा तो ये एक इंटरनेशनल इवेंट होगा, जिसमें इंटरनेशनल वॉलंटियर्स आएंगे, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों जैसे ओलंपिक्स में आते हैं, इंटरनेशनल साइंटिस्ट और क्लिनिशियंस आएंगे, जैसे अंतरराष्ट्रीय जजेस और कोचेज आते हैं, और भारत एक हॉस्पिटल देगा जैसे ओलंपिक स्टेडियम। तो इसमें अप्रूवल की तरफ से फॉर्मल अप्रूवल सिर्फ इंडिया के DCGI देंगे, और बाकी पृथ्वी के विज्ञानियों इनका साइंटिफिक अप्रूवल देंगे, उसका पीयर रिव्यू डिस्कशन की तरफ से, लेकिन उसका कोई आईनी मतलब कानूनी कोई वो नहीं है, वो साइंटिफिक और एथिकल अप्रूवल है। कानूनी अप्रूवल DCGI को देना है। चलिए, ये तो हमें समझ में आ गया कि किस तरीके से इसका अप्रूवल होगा, लेकिन क्या ये पहले कहीं हुआ है, और अभी किसी देश ने इसको लेकर के कोरोना वायरस के लिए सहमति दिखाई भी है? देखिए अंजलि, ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स आज एक नया चीज नहीं है। ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स को कभी भी जब ऐसे बीमारियों के लिए कुछ भी वैक्सीन या ड्रग को टेस्ट किया जाता है, पहले 19 बीमारियों के लिए ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स यूज किए गए हैं। अभी कोई भी देश ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स को आगे ले जाने के लिए राजी नहीं हुए हैं। डिस्कशंस इंग्लैंड और यूएस में जारी है, यूरोप में भी काफी देशों में जारी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में इतना लेट होगा, और इसके नतीजे पे पहुंचने में इतना पैसा और इतने लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आज की डेट में सारे देशों में बहुत जो इम्यूनोलॉजिस्ट एंड वैक्सीनोलॉजिस्ट हैं, वो समझ रहे हैं कि ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स की जरूरत है। WHO ने पॉलिसी गाइडलाइन निकाले हैं ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स के लिए, और वैक्सीन के आज के दिन का जो गॉडफादर है स्टैनले प्लॉटकिन, जिनकी वैक्सीन की किताब हम पढ़ के बड़े हुए हैं, हम जो इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट्स है, वैक्सीनोलॉजिस्ट है, स्टैनले प्लॉटकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैक्सीन का डायरेक्टर प्रोफेसर एड्रियन हिल, वो सब ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स के पक्ष में खड़े हैं।
तो लेकिन अभी भी कोई भी देश ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स को होस्ट करने का डिसीजन पे नहीं पहुंचा है। ठीक है, चलिए डॉक्टर बैनर्जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो इस पर हमारी नजर रहेगी कि वाकई में ये होते हैं या नहीं होते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली के, जहां पर इस समय दोहरी मार चल रही है। कोरोना के कहर के बीच अब डेंगू ने भी दस्तक दे दी है और डेंगू के मामले सामने आते ही अस्पतालों में मरीजों की भीड़ नजर आ रही है। डॉक्टर्स के लिए चुनौती है और खुद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया डेंगू के शिकार हो गए हैं। सिसोदिया पहले से ही कोरोना संक्रमित हैं, लेकिन डेंगू होने के बाद से उनकी तबीयत और बिगड़ गई है, जिसकी वजह से उन्हें एलएनजेपी अस्पताल से अब मैक्स हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। उनके प्लेटलेट्स तेजी से गिर रहे हैं और जिससे उनकी तबीयत भी बिगड़ गई है। और डेंगू किस तरीके से दिल्ली के लिए खास तौर पर दोहरी मार हो सकता है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रोमिल टिक्कू जुड़ गए, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर हैं इंटरनल मेडिसिन के मैक्स हेल्थ केयर के। डॉक्टर टिक्कू, दिल्ली में हर साल डेंगू आता है, लेकिन इस पैंडेमिक के दौर में ये कितना बड़ा खतरा हो जाता है? या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, कैंसर पेशेंट्स हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं आपको अगर ड्यूअल इन्फेक्शन है। और डेंगू भी एक जानलेवा बीमारी है और जैसे हमने देखा है पहले भी पिछले इतने सालों से कि काफी लोगों को होता है और जाने भी जाती हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि दोनों की ट्रीटमेंट एकदम अलग है। अगर आपको कोविड भी है और डेंगू भी है तो आपको ट्रीटमेंट पूरा मैनेज प्रॉपर्ली एक हॉस्पिटल सेटिंग में करना पड़ेगा। आप घर पे नहीं रह सकते हैं क्योंकि डेंगू के अलग लक्षण हैं और कोविड के अलग हैं, मैच भी होते हैं काफी ज्यादा सिम्टम्स, इसलिए कंफ्यूजिंग होता है, पता भी करना बहुत मुश्किल है। अगर आपको कोविड है और आप पॉजिटिव हो तो आप सोचोगे भी नहीं डेंगू है, अनलेस आपको रैशेज आ जाएं, आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही हो या कुछ हो रहा है तो डाउट हो जाता है। पर इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है पहले 1-2 दिन में डिले ना करें, जब भी बुखार हो तुरंत डॉक्टर से मिले, क्योंकि डेंगू में तेज बुखार, सर दर्द, बदन दर्द इनिशियली होता है, 4-5 दिन में बुखार सेटल हो जाता है, तब रैशेज आते हैं और ब्लीडिंग के चांसेस और लिवर एसोसिएटेड इश्यूज होते हैं। Whereas इन कोविड क्या होता है कि बुखार, सर दर्द, बदन दर्द तो कॉमन है दोनों में, मगर उसमें रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ज्यादा होते हैं, खांसी आती है और सांस फूलना शुरू हो जाता है। ये यूजुअली 5वें से 8वें दिन में होता है और लंबा चलता है बुखार भी। Whereas डेंगू में तो 4-5 दिन के बाद मामला सेटल हो जाता है, ये लंबा चलता है। कोविड 8 से 12 दिन तक कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिन्हें निमोनिया होता है सीवियर केसेस में, उन्हें रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। सो बहुत मिक्स मैच है, कंफ्यूजिंग इशू है। तो इसलिए इस सीजन में अगर फीवर हो डॉक्टर्स को कांटेक्ट करना चाहिए। डेंगू का टेस्ट तो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि जिनमें भी हम सस्पेक्ट करते हैं कि कोविड है उनमें हम ब्लड टेस्ट तो करते ही, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स वगैरह देखने के लिए, और एक स्क्रीनिंग साथ में एक डेंगू टेस्ट भी करना चाहिए। बहुत ज्यादा डेंगू है नहीं दिल्ली में इस टाइम पे, मगर जिन लोगों को होता है और अगर वो एल्डरली हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, फ्लूइड मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स होती हैं, डेंगू में डिहाइड्रेशन होती है, इसमें कोविड में लंग इन्वॉल्वमेंट होती है, ज्यादा फ्लूइड नहीं दे सकते। सो थोड़ा बैलेंस करना होगा और एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है मोस्ट लाइकली ऐसे लोगों को। जी, तो जरूरी हो जाता है कि इस बात का ख्याल रखें कि कोविड का टाइम है, ऐसे में अपने घर और आसपास के इलाकों को साफ रखें, पानी न जमा होने दें। डॉक्टर, आप हमारे साथ बने रहे, क्योंकि इस वक्त हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार आप हमारे व्यूअर्स के भेजे हुए सवालों के जवाब देंगे डॉक्टर रोमिल टिक्कू। तो चलिए आपके भेजे हुए सवालों के जवाब दे देते हैं। डॉक्टर टिक्कू हमारे साथ हैं। पहला सवाल रागिनी का है, मुजफ्फरनगर से। मेरा नाम रागिनी है और मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन कब तक आएगी और यह कितनी सेफ होगी। साथ में मैं यह भी पूछना चाह रही हूँ कि क्या कमजोर और बूढ़े लोग इसे ले सकते हैं? धन्यवाद। डॉक्टर, कोरोना की जो वैक्सीन है वो एक्सपेक्टेड है कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर यानी जनवरी ऑनवर्ड्स कभी भी आ सकती है। अभी फेज 3 ट्रायल्स चल रही हैं, 5 वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं वर्ल्ड में जो आगे हैं इसमें, और उसमें से मॉडर्ना, फाइजर अमेरिका की और ऑक्सफोर्ड यूके की है, जिनमें से लग रहा है कि कोई एक सक्सेसफुल हो जाएगी।
रहा सवाल सेफ्टी एफिकेसी का, वो तो ट्रायल्स चल ही रही हैं, जैसे ही वो कंक्लूड होंगी तो पता चलेगा वो सेफ हैं कि नहीं। और ये तो हाँ एल्डरली में भी दे सकते हैं वो, पर पूरा जब सेफ्टी ट्रायल्स खत्म होंगी उसके बाद ही जो डेटा आएगा उसके बेसिस पे। बट यूजुअली जो वैक्सीन होती हैं वो एल्डरली के लिए भी होती हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो बच्चों में बड़ों में सभी में जब डेटा आएगा तो ये बताया जाएगा कि किस एज के लिए ये है और किन के लिए सेफ है, किन के लिए एफिकेशियस है। चलिए अगला सवाल कल्पना का है। मैं कल्पना वार्ष्णी अलीगढ़ से एक प्रश्न पूछ रही हूँ। क्या कोरोना वायरस पॉजिटिव माँ अपने 4 माह के बच्चे को दूध पिला सकती है क्या? डॉक्टर? हाँ जी, पिला सकती हैं। मास्क लगाना होगा, हाथ साफ करने होंगे, बट ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हो आप। कोविड में जो मदर्स को फीड करना होता है बच्चों को, उनको करना चाहिए फीड अपने बच्चों को। जी, तो ये बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि बहुत सी चिंताएं हो जाती हैं और कहीं भी बच्चे के पोषण में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। चलिए अब एक और बड़ी खबर जो आ रही है भोपाल के एम्स से आ रही है। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आए दिन ऐसी अमानवीय तस्वीरें आती थी जिसमें देखा जाता था कि शवों को बहुत ही गंदे तरीके से उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है। संक्रमण का डर लोगों के मन में फैला हुआ था। शवों को फेंकने के मामले सामने आ रहे थे। लेकिन क्या वाकई में मरे हुए कोरोना मरीजों के शव से वायरस फैल सकता है? ये जानने के लिए भोपाल में एक स्टडी की जा रही है जिसके शुरुआती रिजल्ट्स क्या कहते हैं ये हमें बता रहे हैं एम्स भोपाल के डायरेक्टर। सारे कंट्री में पहली बार कर रहे हैं हम एम्स भोपाल, वो है कि ऑटोप्सीज। और ऑटोप्सीज में हम ये देखेंगे कि किस किस अंग में और कब तक वायरस रहता है और कितनी क्वांटिटी में रहता है। ये शायद उन पे भी काम आएगा जो इस तरह से लाशें फेंक के चले जा रहे हैं, क्योंकि ये बात आ रही है कि शायद वो इन्फेक्ट कर देगा। जी जी, ये बड़ी भ्रांति अनफॉर्चुनेटली हो गई और इसकी वजह से अनडिग्निफाइड तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का संज्ञान लिया। और उसमें यही है कि कई बार रिश्तेदार भी अपने बिल्कुल छोड़ के बॉडीज़ को चले जाते हैं। उनके हॉस्पिटल्स में देखा गया महाराष्ट्र में कि कोई रिलेटिव नहीं आया तो अननोन करके उन्होंने बॉडीज़ को। इनिशियल फाइंडिंग्स में से कुछ आया है कि इस तरह से नहीं फैल रहा है कुछ भी इनिशियल? जी, इनिशियल फाइंडिंग तो यही है कि अभी तक हमको कोरोना नहीं मिला। सरफेसेस में हमने लिया डेथ बॉडी के बाद, तो हमको कोई वहाँ उसके ऐसे सबूत नहीं मिले कि वायरस उसमें बॉडी पर रहता है या मल्टीप्लाई हो रहा है। और जो कि साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसा ही होना चाहिए और वही हम लोगों को फाइंडिंग मिल रही है। दूसरी, हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी वगैरह कर रहे हैं जिसमें कि हर अंग में हम देखेंगे तो उसकी फाइंडिंग्स आ रही हैं। और वो फाइंडिंग अभी तक जो आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि इसमें जो वैस्कुलर सिस्टम को हमारे को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है ये, तो उसकी वजह से कोगुलेशन या ब्लड वेसल में लीकेज और उसकी वजह से जो थ्रोम्बोसिस हो जाती है, तो बहुत सारे मरीज़ थ्रोम्बोसिस की वजह से उनकी डेथ हो रही है। और कई बार देखा गया है कि जो मरीज़ ठीक होने के बाद घर जाता है उसको हार्ट अटैक हो जाता है, तो वो थ्रोम्बस जब लॉज हो जाता है कहीं भी तो उसकी वजह से नेक्रोसिस हो रही है। तो कोरोना वायरस से जुड़ी कई भ्रांतियां होती हैं जो कि अभी अभी डॉक्टर ने दूर की हैं। इन बातों का आप ख्याल रखें क्योंकि ये भ्रांतियां नुकसान पहुंचा सकती हैं। साथ ही जाते जाते आपको याद दिला दें कि हमेशा मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें जब हो सके, वरना साबुन और पानी से हाथ धोएं। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।